बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सबसे पहले टॉपिक का सही से चयन हो। चारों चार 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 टॉपिक आता है। चारों टॉपिक को इत्मीनान से पढ़ें। कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। आप ये मान के चलें कि 3 घंटे आपके पास हैं और प्रत्येक ऐसे को 1 घंटा और 1 घंटा देना है। तो 45 मिनट तक एक ऐसे लिखने में लगाएंगे, 45 मिनट दूसरा ऐसे लिखने में लगाएंगे और 45 मिनट तीसरा ऐसे लिखने में लगाएंगे। तो करीबन करीबन 15 मिनट के आसपास आप हर ऐसे में ये लें कि सबसे पहले तो 3 मिनट ये चूज करने में लगाएं कि आप कौन से टॉपिक को लिखेंगे। उसके बाद फिर ये देखें कि 10 से 12 मिनट इस बात के लिए लगाएं कि उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, जो अभी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं कि टॉपिक में कौन कौन सा एंगल लेंगे। जैसे कि कल भी जो है कि एक अप्रोच सर ने बताया था, तो उस अप्रोच से, ये किसी भी अप्रोच से आप ले सकते हैं। बहुत सारे अप्रोच की चर्चाएं कल हो चुकी हैं। आई थिंक कि इसके बाद ऐसे की आवश्यक क्लास की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो 10 से 12 मिनट में एकदम पूरा लिखें कि पॉलिटिकल में क्या क्या लिखेंगे, सोशल में क्या क्या लिखेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल में क्या क्या लिखेंगे। सोशल में भी जाएंगे तो जिस तरीके से है कि पॉवर्टी पे लिखना है, और या फिर क्या कहते हैं चाइल्ड पे लिखना है, वुमेन पे लिखना है, यूथ पे लिखना है, हेल्थ पे लिखना है, एजुकेशन पे लिखना है, हंगर पे लिखना है, फार्मर पे लिखना है, वो उसमें क्या क्या लिखना है आप पहले पूरा एकदम अच्छे से डायमेंशन को तय कर लें अपना। उसके बाद ही आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें। उसके बीच में भी म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे प्लीज। उसके बाद इस बीच में ये भी तय कर लें कि कौन कौन सा शायरी इसमें डालना है, कौन कौन सा कोटेशन डालना है, कोई एनेक्डोट डालना है क्या। अगर डालना है तो एनेक्डोट से स्टार्ट करना है या बीच में कहानी डालनी है। लगभग लगभग आपका फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। पूरा का पूरा एक पेज उसमें लीजिए और एक पेज में पूरा काम कीजिए। उसमें ऊपर में लिखिए रफ, और उसके बाद आप ऐसे का टॉपिक लिखिए, उसमें आराम से डायमेंशन डालिए। 10 से 12 मिनट जब आप इस काम को कर लेंगे, काम करने के बाद हो जाएगा कि हाँ हम एक कहानी से ऐसे का स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, या हम शायरी से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, या किसी प्रसिद्ध कथन से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो कर लेंगे। उसके बाद इसके इस से हिस्टोरिकल टॉपिक को उठाएंगे कि एंशियंट में ऐसा था, उसके बाद मिडाइवल में ऐसा हुआ, फिर मॉडर्न में ऐसा हो चुका था। उसके बाद फिर हम सोशल एस्पेक्ट पे जाएंगे कि इसके बाद गरीबी बढ़ी थी, महिलाओं की स्थिति खराब हुई थी, शिक्षा का स्थिति ठीक हुआ था। उसके बाद हमको जो है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में लाना है कि आज में जो है कि राजनेताएं इसी चीज को देख के ले हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड के एस्पेक्ट पे लेके जाएंगे, हाँ जो इंडिया की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, वर्ल्ड की स्थिति है, उसको कंपेयर करते हुए। इसी तरीके से अपने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, आप जितने भी एस्पेक्ट्स खोज सकते हैं वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को आप देख लेंगे। उसके बाद ही आप जो है कि काम लिखना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप लिखने का प्रयास किए तो होगा ये परेशानी कि आप कुछ लिखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा अरे ये तो भूल गए। जब आप ये भूल गए तो आप उसको क्या करेंगे, जबरदस्ती कहना के बीच में डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे ही आप जबरदस्ती किसी कहीं पे डालने का प्रयास करना स्टार्ट करेंगे, आप मान के चलिए कि आपका ऐसे खराब होना स्टार्ट हो गया। जो कल भी एक अप्रोच की चर्चा हुई थी, कल अप्रोच का नाम याद है सर ने जो बताया था, क्या है इसका फुल फॉर्म स्टिल अप्रोच का? एनीबॉडी P से पढ़े थे पॉलिटिकल, पीडीएफ? E से यस। इकोनॉमिकल, S से टेक्निकल सोशल, और एथिकल, ये इन्वायरमेंटल और लीगल। सोशल, सोशल, टेक्निकल, टेक्निकल, ये एनवायरमेंटल, इन्वायरमेंटल और ये लीगल। लीगल। लीगल तो कम से कम इतना अप्रोच तो है कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी अप्रोच है और भी एक दूसरा अप्रोच हो सकता है, तीसरा अप्रोच हो सकता है। तो इसी तरीके से सोचने का प्रयास करेंगे। सोचने के प्रयास करने के बाद ही ऐसे लिखेंगे। और ये काम आप क्या कहते हैं, इसके जीएस के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। 1 आध मिनट आप ले सकते हैं कि हाँ क्या कहते हैं आया है संविधान संशोधन के बारे में, तो इसमें ये लिखेंगे, उसके बाद इस संविधान संशोधन का जिक्र करेंगे, उसके बाद इसका जिक्र करेंगे। अगर चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसमें बहुत जरूरत नहीं होता, लेकिन ऐसे में तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें, उसके बाद लिखने का प्रयास करें। तो कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग हम लोग करेंगे। क्लास बिल्कुल ही टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। जब एक बच्चे बोलेंगे तो दूसरे बच्चे नहीं बोलेंगे। ये आपका अपना क्लास है, कोई भारत का संसद नहीं है। तो शोरगुल ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए बोलने का आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने बात को एक एक करके रखेंगे। हम लोग एक टॉपिक लेंगे और उस पर जो है कि 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जितना भी देर लगे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। कम से कम आज के क्लास में 4 5 टॉपिक हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग का। तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ ये इजी है और लिखा जा सकता है। म्यूट कर लेंगे, म्यूट सर कर लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर ये ऐसे में ग्राफ बना सकती हूँ क्या? बनाया जा सकता है सर? देखिए ऐसे में ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, उससे बचना ही चाहिए, कोई फायदा नहीं है। ये जीएस का आंसर तो है नहीं, ऐसे है ना, इसलिए उससे बचने से ही फायदा है। ऐसा कौन सा आप ग्राफ बनाएंगे जो है कि उसको
ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है या फिर बढ़े आगे? क्या किया जाए उसके लिए? और उसके लिए बात करने के लिए आ रहे हैं हम, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए तो बात करेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उस पर बात करना स्टार्ट कर देंगे। सर जैसे कैलकुलेटर कौन सा लेना है बता दीजिए एक बार। कैलकुलेटर तो ग्रुप में डाले थे, नाम लिख लो केसीओ का, लिखो केसीओ, पीसीओ कोई भी ले सकते हो। जैसे कि एक मॉडल है MJ 120D, ये भी ले सकते हो, और बहुत सारे मॉडल है, कोई भी नन सर। ग्रुप में तो डाला होगा, ही फोटो देख लेना, कोई भी ले सकते हो, ये तो बहुत बेसिक मॉडल है। कोई अच्छा सा कैलकुलेटर ले लो, जिसमें 2-3 चीज का ध्यान रखना, इसमें ऑटो रिव्यू है, ऑटो रिव्यू रहना चाहिए ताकि आपको आसानी हो। और बहुत अच्छा अच्छा कैलकुलेटर भी आता है आजकल, उसमें तो M1 M2 M3 करके बहुत सारा मोड भी रहता है, 1 2 3 4 मोड करके रहता है। थोड़ा सा महंगा लोगे तो उसमें फंक्शन ज्यादा रहता है, 500 700 800 900 1000 1500 तक में मिल जाता है, जैसा हो ले लो। ये बहुत बेसिक मॉडल है 120D, उसको चलाने के लिए अच्छे से सीख लो। उसमें डिस्प्ले फंक्शन रहता है, गो टू फंक्शन रहता है, करेक्ट करने का रहता है, अगर कोई डाटा गलत चला गया तो उसको सुधार करने का रहता है। और डीआई वगैरह बनाना तो बहुत आसान काम है, एक दिन में बैठो सारा, और जैसे कि मान लो पाई चार्ट का क्वेश्चन बनाए तो सारा का सारा पाई चार्ट का बना दो, पाई चार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बार ग्राफ से बनाना है, बार ग्राफ से बना दो, उसके बाद लाइन डायग्राम से बनाना है, लाइन डायग्राम से बना के खत्म करो। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में समस्या क्या है ना, कि पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को तुमको टेबल के फॉर्म में फिर बदलना पड़ता है। होता तो आसानी है, लेकिन उसको आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि दिए गए चार्ट से ये टेबल बनाया जा सकता है। आप टेबल बनाएंगे, उसके बाद वर्ष लिखेंगे, यहाँ पे उत्पादन लिखेंगे, यहाँ पे बिक्री लिखेंगे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो खैर वो सब देख लेंगे आप। दूसरा क्या है कि जो फॉर्मूला होता है 100% इक्वल टू 360 डिग्री, इस सब का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जैसे एक प्रश्न आपको पिछली बार आया था, पिछले या पिछली बार पता नहीं, जो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है फॉर्मूला, या फिर लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि बराबर, ये सब थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा आया था ऑडिटर के एग्जाम में, शायद इसमें ध्यान नहीं है, बट हाँ ये था कि उसमें पूछा गया था कि कुल लाभ क्या होगा। उसमें प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि घटा भी था, जैसे कि हमने क्या किया कि उत्पादन लागत को कम कर दिया, जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बैठ रहा था उसको भी कम कर दिया, और जहां प्रॉफिट कम हो रहा था मैंने प्रॉफिट को भी बढ़ा दिया। पूछा कि बताइए कंपनी को कुल लाभ क्या होगा। अब कंपनी को कुल लाभ क्या होगा, आप इसको निकालने के लिए आप देखिए कि यहाँ भी आपको लाभ हो रहा है, अगर आपने कुछ उत्पादन लागत को कम कर लिया तो ये भी आपका प्रॉफिट ही है, और आपने अपना प्रॉफिट भी बढ़ा लिया तो दोनों आपका प्रॉफिट ही है, दोनों जुड़ेगा। तो इस तरीके के चीजों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करने का प्रयास करें। डीआई में भी सेम अप्रोच अपनाना है। 4 क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को बड़ा छोटा देखने से मतलब नहीं है। ABCDE तक जो भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को आसानी पहले आराम से पढ़ें, और ये कम से कम दिमाग लगा लें कि क्या ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एवरेज का क्वेश्चन है तो हाँ हम बना पाएंगे, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, चारों का चारों क्वेश्चन बना पाएंगे, हो सकता है 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना ले, चौथा क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है कि आपको 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, दोनों पाई चार्ट का यूज उसमें, उसके बाद टेबल का यूज वगैरह हो जाता है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। गए माघ दिन 29 बाकी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखें, और आसान है बहुत डीआई वगैरह में, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। एक बात जान लीजिए कि जैसे 10⁵ क्या होता है जी, लाख हो जाता है। 10⁻7 क्या होता है, करोड़ हो जाता है। और 10⁹ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा। तो लाख का मतलब है कि 10 पे 3 5 शून्य, एक पे 5 शून्य बैठेगा, 1 2 3 4 5, तो एक ये हो गया 1 लाख, हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। जैसे कि इस पे 10 पे मान लो 3 शून्य देते हैं, इसका क्या मतलब होता है, 1,000 होता है। ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का लिखने वक्त। कई बार करोड़ में डाटा दिया रहता है कि 2.53 करोड़, क्या इसका क्या मतलब हो गया, 2,53,00,000 रुपये है वो टोटल। तो आप देखिए, जब आप कंपेयर करते हैं किसी चीज का परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ या कितना कमी हुआ, तो आप इस डाटा को एग्जैक्ट नंबर में बिना बदले भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग वैल्यू में परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एग्जैक्ट मान निकालना हो तो इसको आपको एग्जैक्ट डाटा लिखना पड़ता है डीआई वगैरह में। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते ही होंगे। चलिए हम लोग ऐसे की क्लास की बात करने के लिए आए हैं, तो ऐसे की बात करते हैं। तो एक टॉपिक लेते हैं हम लोग, देर आए दुरुस्त आए,
उसके बाद एक टॉपिक लेंगे हड़बड़ी में बिया कनपट्टी में सिनूर। तो एक लें देर आए दुरुस्त आए। क्या मतलब होता है इसका, बताइए। चलिए बोलते जाइए। समय लगा लेकिन परिणाम बेहतर आए। हाँ, परिणाम बेहतर आए। चलिए अब इसमें इसको लिखना कैसे स्टार्ट कीजिएगा वो बताइए सर मुझे। इसमें कहानी डाल सकते हैं, जैसे कोई लड़का तैयारी करता है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो तैयारी करने में उसको बहुत समय लग जाता है। शुरू में उसके गाँव गाँव सब बहुत मजाक वगैरह उड़ाता है, लेकिन बाद में जब वो बन के आता है ठीक, तो सब ओके, उसका रिस्पेक्ट चलिए करते हैं। चलिए दूसरा बोलिए कोई। सर गौतम बुद्ध की कहानी से जोड़ सकते हैं। गौतम बुद्ध का क्या जोड़ेंगे आप कहानी से? सर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे 6 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी। 6 वर्ष के घनघोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए तीसरा पॉइंट बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए। पंकज बोलिए। जैक मा जो के स्टोरी से स्टार्ट जो कर सकते हैं सर। हाँ, जैक मा की स्टोरी काफी से लेट। स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। जो काम बहुत ही धैर्य पूर्वक और अच्छे से किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा आता है। हड़बड़ी में किया हुआ काम का परिणाम भी अच्छा नहीं आता है, तो हम्म, चलिए ठीक है। सर अब्राहम लिंकन का सर, कोट यूज एक-एक कर करके। सकते हैं कि अगर मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए दिया जाता है तो मैं हाँ। 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। इस तरह। चलिए 4 घंटे सर कुल्हाड़ी तेज इसरो करें। की उपलब्धि भी होगी सर। हाँ, इसरो की उपलब्धि में क्या जो आप जो लिखेंगे? बैलगाड़ी शुरू हुई थी और अभी स्पेस तक पहुंच गई। चलिए ठीक। और कोई बोलिए, एक एक करके हैंड रेज करके बोलिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया 1991। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। और कोई बोलिए। देखिए बस हो गया, और कोई बोलेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन सर, धार्मिक सुधार आंदोलन। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो गांधी जी ने अपना मैच्योरिटी दिखाया था, खास करके कि किस तरीके से वो संघर्ष की राजनीति लेते थे, और जब तक की पूरी तैयारी नहीं हो जाए तब तक वो उस आंदोलन को स्टार्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अगर हड़बड़ी में आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा तो जनता का भरोसा सर टूट सकता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार भी हो सकता है। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हो महिलाओं सकता है कैसे? हाँ, आजादी से लेकर अब तक महिलाएं जो अपनी तो ये अच्छी सुधार बात है हुए हैं। कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होने में देरी हो रही है, तो ये क्या अच्छी बात है? सर लेकिन महिलाओं को अंतर हो आरक्षण देना रही है। सर, एक एक करके, एक एक करके। महिलाओं आप को आरक्षण कहने देना सर। हाँ, महिलाओं को आरक्षण देना सर वियना प्रोटोकॉल। कैसे? वियना रेलिवेंट बात प्रोटोकॉल बोलिए, कैसे ये भी सर, बताइए। जो उसमें ओजोन गैस है ना, उसको लेकर वो मीटिंग वगैरह हुआ था उस समय। एकाएक मतलब वो मुद्दा उठा था 1970 के दशक में, तो बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा था, लेकिन अब वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जैसे पर्यावरण। सर संविधान हाँ बोलिए। संविधान का बनना सर, इसमें करीब 3 साल लग गए बनाने में, लेकिन एक एक हाँ चीज को देख करके अच्छे से इसको बनाया हाँ, गया। ये बात हुई ना कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, लेकिन जब बना तो बहुत मुकम्मल संविधान बना। लेकिन पाकिस्तान ने अपने संविधान को बनाने में 6 साल लगाया, और देर से भी काम किया, और दुरुस्त काम भी उन्होंने नहीं कर पाया। तो इसके एक पहलू में ये हम लिखेंगे कि कोई काम अगर मुकम्मल तरीके से हो, उसका परिणाम सही निकले, थोड़ा सा समय भी लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसमें कि आप देरी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके दोनों एंगल को लिखेंगे, और 60% एंगल में ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि हाँ देर आए तो दुरुस्त आए, बात सही है। 30% एंगल में ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि कुछ काम ऐसा होता है जहां कि देर से करने के बाद आपको नुकसान हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 10% जो लास्ट में निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि जहां देर होने दुरुस्त होने की बात तो सही है, लेकिन निश्चित समय में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अवसर की समाप्ति हो जाता है और उसके बाद अगर कोई कार्य करते हैं तो वो कोई भी परिणाम दे, वो वंचित परिणाम होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अब देर आए दुरुस्त आए, एम्बुलेंस लेट आएगा, अरे भाई उसको उठा के लेके जाइए किसी अस्पताल में, नहीं तो उसका जान बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आप वहां पे क्या दर्शाएंगे कि हमेशा देर आए दुरुस्त आए नहीं होता है। मान लीजिए आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, एज हो गया 32 के पार, अब तैयारी हो गया मेरा मुकम्मल, क्या एग्जाम दे पाएंगे आप? तो ये भी आपको दिखाना होगा कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गया, खेती सूख गई, उसके बाद अगर वर्षा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपका मान लीजिए कि एज था 35 साल निकल गया है, उसके बाद आप जाके फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया, आपका बॉडी बोन मेरो डेंसिटी बनना ही खत्म हो चुका है, आप क्या फिजिकल फिटनेस पे ध्यान ध्यान दे रहे हैं? तो मानव स्वास्थ्य जो है कि लोग हड़बड़ी में पैसा कमाने के चक्कर में तो रह जाते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बात आती है तब तक में देर हो चुकी रहती है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके वो दवाइयाँ
खाते रहते हैं। आग लगने पे दमकल के अगर देरी से आता है तो क्या समस्याएँ होंगी? अगर कहीं पे कोई दुर्घटना होती है, पुलिस लेट से पहुँचती है, तो क्या फ़ायदा होगा? अगर कहीं पे कोई कारण काम हो रहा था, अगर प्रशासन वहाँ पे सही समय पे, मुकम्मल समय पे नहीं पहुँचा, तो क्या होगा? तो ये भी दर्शाना आपका काम है। तो 60% में दर्शाना है कि हाँ, देर आए तो दुरुस्त आए। जैसे कि सैन मानेक शॉ ने कहा था कि हाँ, जो एक युद्ध स्टार्ट करेंगे इंदिरा गांधी जी को, लेकिन आप 6 महीना हमको समय दीजिए, कश्मीर में अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बारिश ब बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी को हटने दीजिए, उसके बाद हम जब गोली चलाएँगे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि गोली चलाने वाला ही नहीं, पहली गोली चलाने वाला युद्ध नहीं जीतता है, युद्ध तो वो जीतता है जो आखिरी गोली चलाता है। तो इस तरीके से इसमें जो है कि पॉइंट को डालते जाएँगे। उसके बाद अगर मैं स्टार्ट करता तो इसमें सबसे पहले लिखता धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वहाँ से स्टार्ट करता मैं बातों को, कि हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होगा, देर भी आएगा तो दुरुस्त ही आएगा चीज़। तो वहाँ से स्टार्ट करता। आप जानते हैं कि क्या कहते हैं कि सफलता मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है कई बार। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लोगों में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आज के युवाओं में क्या हो गया है कि धैर्य ही खत्म हो गया है, पेशेंस ही खत्म हो गया है। रील देखते-देखते उसके दिमाग का स्थिति ये हो गया है कि वो 30 मिनट से ज़्यादा तो कोई फ़ोकस कर नहीं पा रहा है, 15 मिनट तक फ़ोकस करता है। उसके बाद उसके हाथ में अगर मोबाइल नहीं आए तो उसको लगता है कि हाथ में क्या होने लगा है। तो देर आए दुरुस्त आए का मतलब ये है कि हम आपको परिणाम मिलेगा, अपन वांछित परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा समय भी लगे तो बात बनेगी। लेकिन ऐसा भी हो कि क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ की देरी करने से बात नहीं बनेगी। तो आप इस तरीके से इसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। और बताइए इसमें कुछ उदाहरण आप बताइए? सर बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट। देखो बात ऐसी है कि वैसा उदाहरण जो कि सटीक बैठे। अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट कह रहे हो तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ उसके बारे में बताओ भी। क्योंकि हो सकता है हिंदी का प्रोफेसर हो ना, उसको पॉलिटी नहीं समझ में आता है बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट क्या है। सर शुरू में सर सुप्रीम कोर्ट के जज में न्यायपालिका का सर एक स्तर से दूसरे स्तर पे सिविल कोर्ट से सर हाई कोर्ट में जाना, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में सही निर्णय निकालना, सर उसको भी सर दे सकते हैं। सर जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म। उसको प्रूव कैसे करोगे? हमको ये पॉइंट बताओ ना। जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल सर एक्टिविज्म बोलने से नहीं होगा। उसको प्रूव करके बताओ इस सर पॉइंट को। सर चिकित्सा हाँ, क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। कैसे? पॉइंट क्या दीजिएगा वो तब बताइए। जैसे कि जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो समय से इलाज कराना चाहिए, नहीं तो गंभीर बीमारी का खतरा हो जाता है। गंभीर बीमारी का खतरा हो जाता है तो इलाज आप एलोपैथी में करवाएंगे या आयुर्वेदिक में करवाएंगे? आयुर्वेदिक में क्या कहलाता है कि देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा बात। एलोपैथी क्या कहता है तुरंत होगा लेकिन रोग को दबा देंगे। तो आप इसके दोनों एंगल को खोल के हाँ बताइए ना। ऐसे लिख रहे हैं ना, आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त समय है, पर्याप्त पेज है, पर्याप्त जगह है। तो सर ये संविधान दे एंगल से सकते हैं देख क्या? सकते हैं। एक एक करके बोलिए। हाँ, सर ये दे सकते हैं क्या, जैसे कि राम मंदिर का बनना पूरा संवैधानिक तरीका से आए। हाँ, पहले जैसे लोग बोल ये रहे थे कि बेस्ट है। तोड़कर हम ये कर देंगे, बोले कि नहीं हमको हम्म, संविधान से आना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, संवैधानिक तरीके से करके तब बना। तो उस समय बिल्कुल लोग बोलते थे कि नहीं ऐसे ही बना देंगे। गुड। ये आप दे तो सकते हैं। भले दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके लोगों को जो फांसी पड़ा है, उसमें पूरे के पूरे संवैधानिक लॉ को प्रोसीड्योर को फॉलो किया गया है एक-एक करके। उसको एक-एक समय में उसको जितने भी उसके पास संवैधानिक उपचार थे, लीगल उपचार थे, रेमेडी था, उन्होंने दिया। बाद में उन्होंने अपने फांसी को कुछ दिन तक टलवाया, वो टाला भी गया था। तो फांसी देर से हुई लेकिन पूरी तरीके से न्याय संगत तरीके से हुई। तो देर आए दुरुस्त आए। एक निर्भया कांड में जो फांसी पड़ा था, उसको भी आप लिख सकते हैं। ये नोट करते जाइए पॉइंट सब, साथ-साथ नोट सर भी करते इसी जाइए। इसी हाँ, को निगेटिव में भी बोल सकते हैं कि न्याय मिलने में अपने देश में जो इतना समय लग जाता है वो भी देर आए दुरुस्त हो आए इसका वहां पे पालन नहीं होता है। बिल्कुल इसका नेगेटिव बात ये है कि अगर न्याय देरी से मिलता है, तो न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो उसको आप 30% पॉइंट है ना नेगेटिव वाला, ये 30% क्या लिखना है? नेगेटिव ही तो लिखना है इसमें। 60% क्या लिखना है इसमें? पॉजिटिव लिखना है। 10% में क्या लिखना है? न्यूट्रल बातें लिखना है। तीनों है ना इस सेक्शन में? कहानी लिख सकते हैं सर। जी। कहानी एक कछुआ खरगोश वाला। हाँ, कछुआ खरगोश वाला, हाँ, बहुत बेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़िया एनेक्डोट है वो। एक महाभारत का एक चौपाई है सर। हाँ, हाँ। आस कह रही सास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। हुँ, लिख सकते हैं इसको भी। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसका नेगेटिव सेंस में जाइए कि देर आए दुरुस्त आए कहाँ का नुकसान करेगा? ये तो पॉजिटिव बातें हो गई ना। अब नेगेटिव बात में जाइए, कहाँ का नुकसान करेगा? नेगेटिव देर आए दुरुस्त आए पे।
देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कई बार होता है क्या, कोई कंपनी का सीईओ है, वो फैसला लेता है कि हम जो है कि बाजार में कार उतारेंगे। होता है ना, सुनते हैं ना कि कार का लॉन्चिंग हो रहा है, हड़बड़ी में कार का लॉन्चिंग होता है। उसके बाद उस सीईओ को क्या करना पड़ता है कि कार में कोई फॉल्ट निकला, उस फॉल्ट के बाद पूरे के पूरे मार्केट से कार को क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है। जब मार्केट से आप कार वापस लेते हैं तो क्या होता है, आपका इमेज भी खराब होता है, जनता को भी परेशानी होती है और साथ के साथ कंपनी को भी जो है कि नुकसान होता है। तो ये देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सीईओ को अपना पैसेंस दिखाना चाहिए था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पूरा होते जाना चाहिए था, उसके बाद जो है कि कार को लॉन्च करना चाहिए था। मान लीजिए कि इसरो का कोई बार कोई सारा प्रोजेक्ट रहता है, डेट दिया हुआ रहता है कि 15 अगस्त को इसरो जो है कि यह लॉन्च करने वाला है, लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ कमी इसरो को दिखती है तो इसरो क्या करता है कि उस प्रोजेक्ट को थोड़ा-सा लेट करता है, देर करता है, देर करने के बाद फिर अपने में जो कमियाँ हैं उसको क्या करता है, इसरो दुरुस्त करता है, दुरुस्त करने के बाद जो है कि फिर वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। तो आप इस तरीके का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। कई सारे जो है कि कार का आप नाम लिख सकते हैं कि टाटा कंपनी ने भी कई बार, हुंडई कंपनी ने कई बार, महिंद्रा ने कई बार अपने कार के कई सारे मॉडल को वापस लिया है। कई ओला बार जो सर। है कि जैसे हाँ, हाँ। कोरोना समय में वैक्सीन का ले सकते हैं, जो कि बाद में खुद ब खुद इम्यूनिटी सबके शरीर में हो गया और गोनाइल जैसे अवांछित दवा हाँ, भी ये जो लॉन्च हुआ। गोनाइल जैसी दवाई रामदेव बाबा ने निकाला था, उसका क्या स्थिति हुआ तो आपने देखा ही। तो आप ये भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको देखिए कितना पॉइंट अभी दिख रहा होगा। यही अभी हम दूसरा टॉपिक देंगे, सब दिमाग हो जाएगा सुन्न। तो इसी तरीके से क्या करने का है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का है। चलिए एक टॉपिक लीजिए, हड़बड़ी में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। ये कौन सा बोला था, सावधान बाईस का सीरीज। इस पहले लिए ये कर लीजिए, उसके बाद करते हैं उसको। हड़बड़ी का ब्याह कनपट्टी सर में ये सिंदूर। क्वेश्चन हो चुका, कोई दूसरा दीजिए। ये हो गया है। चलिए लिखिए, सावधान 22 पसेरी। क्या मतलब होता है सावधान 22 पसेरी का? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी लिख सकते इसमें। हाँ, सबसे बेस्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। कहानी याद है किसी को? फांसी पर लटका देता है। याद है किसी को अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा? ये सब याद है। बताओ कहानी क्या था? वो शुरू में 2-3 बालक गुरुदेव के पास रहता था और भिक्षा मांग कर अपना मतलब कि जो आश्रम वगैरह में रहा करते थे। तो एक दिन वो गांव से गुजरे तो एक उसका जो चेला था, उसको गांव वो नगर बहुत अच्छा भाया। उसके गुरुजी बोले नहीं यहाँ पे नहीं रुको, चलो, लेकिन फिर भी वो रह गया। फिर वहां पर उसको सब कुछ टके से मिल रहा था। तो फिर किसी का बकरी मर गया। तो राजा के पास गया कि राजा साहब मेरी बकरी मर गई। तो कहते तुम्हारी बकरी कैसी मर गई? कहते मेरी गलती नहीं है, जो दीवार बनाया था वो कमजोर बनाया था। तो कहता चल उसको बुलाओ। तो उसको बुलाता तो फिर कहता कि नहीं, तो हमने तो दीवार सही बनाया था, इसमें चूना में पानी ज्यादा मिला दिया था। तो फिर उसको बुलवाता है। फिर इसी तरह कुछ कहानी है, बीच में हम पार्ट भूल जा रहे हैं। फिर वो बोलता है कि जिसका गला थोड़ा मोटा रहता है तो बोलता है इसी को फांसी दिया, इसको पकड़ के लाता है, फांसी देता है। तो फिर इसका गुरुजी को याद आता है, तो गुरुजी इसका आता है तो बोलता है अभी महाराज अभी ऐसा मुहूर्त है कि जिसका जो अभी फांसी पे लटक जाएगा ना वही स्वर्ग जाएगा। तो बोलता है कि हमको फांसी पे लटका दीजिए। तो महाराज जी बोलते हैं कोई नहीं, मेरे रहते हुए स्वर्ग कोई नहीं जाएगा, इसलिए खुद लटक जाता है। ये बात सही है कि इसी तरीके से जो है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था ये कहानी कि चाहे वस्तु कोई भी हो, उसका जो है कि सब्जी, मतलब कि क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी और टकेसर खाजा। भाजी मतलब होता है सब्जी और खाजा मतलब होता है पकवान इसमें, ठीक है। नाटक है पूरा, इस नाटक को आप पढ़ सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा में वही कहानी है। उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है कि बकरी मर जाती है तो बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, जो है कि ये दीवार जो बनाया है उसकी गलती है। दीवार वाले के पास राजा पहुंचता है तो फिर बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, जो इसमें सीमेंट और चूना दिया है उसकी गलती है। फिर इसी तरीके से वो कहानी पूरा आगे बढ़ता है। तो आप उसको उस कहानी का कुछ प्रसंग लिख सकते हैं और अंतिम में राजा फांसी पे चढ़ जाता है, राजा ही फांसी पे चढ़ता है। तो आप इस चीज को उसमें दर्शा सकते हैं। एक बात हुई। अब देखिए, अब आप आ जाइए गांव में। गांव में कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, उसका सम्मान का क्या स्थिति है? बराबर है कि घर नहीं? के मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर के मुर्गे दाल बराबर।
तो वो सब ध्यान क्या हो जाता है, उसके लिए बायस्पसरी हो जाता है। कौन कितना विद्वान है उसको देखा नहीं जाता है। आज के समय में समाज में आइए, जिसका सरकारी नौकरी है उसी का वैल्यू है, जिसका सरकारी नौकरी नहीं है उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए वो सावधान बायस्पसरी है। आप देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में जाके देखिए, आप सरकारी नौकरी वाले हैं तो आपको जो है कि ढंग से लोन दे देगा, तुरंत लोन दे देगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, आप मतलब मान लीजिए कि सरकारी नौकरी में आपकी सैलरी 40,000 या 50,000 है, मान लीजिए 40,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो प्राइवेट बिजनेस करता है, वो एक महीने में कम से कम 2-2.5 लाख रुपया कमाता है, फिर भी उसको लोन देने में दिक्कत करेगा, लेकिन उसको दे देगा। तो उसके लिए क्या है कि ये वो लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इधर एक का वैल्यू है, दूसरे का कोई वैल्यू नहीं है। और आप एग्जांपल दीजिए, सावधान बायस्पसरी आपको समाज में कहाँ-कहाँ दिखता है? ये समाज में सबसे ज्यादा दिखता है। सर इसमें एक पौराणिक कहानी भी है। आप बताइए। ये जो एक बार सरस्वती जी में और लक्ष्मी जी में बाजी लगता है कि हम दोनों में बड़ा कौन। तो एक मतलब कि निरक्षर व्यक्ति रहता है, तो उसको मतलब कि ये जो लक्ष्मी जी है ना, वो बहुत ज्यादा धन वगैरह देता है, सोना वगैरह का, ये कुछ भी महल वगैरह देता है, तो उसका वैल्यू समझता ही नहीं रहता है कि उसको क्या है नहीं। और जो सरस्वती जी पहले उसको ज्ञान देती तब उसका समझ में आता है। तो इस तरह सरस्वती जी जीत जाती है। शॉर्ट में बता दी। अच्छा, चलिए और कोई बताइए। अंधेर नगरी, ये सावधान बायस्पसरी में कोई एग्जांपल दीजिए। सब लोग चुप क्यों हैं? इसका निगेटिव परफेक्ट भी तो होगा सर। हाँ हम बताइए, तो वही तो कह रहे हैं, पॉजिटिव में बताइए, कुछ नेगेटिव में बताइए। जैसे निगेटिव में हो गया कि लोकतंत्र के लिए सर, ये जैसे हाँ, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। एक-एक करके लोकतंत्र में अगर समानता, अगर सबका विचारधारा एक हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र का महत्व क्या रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे साहित्य में अगर विविधता नहीं होगी तो फिर लेखन शैली में फिर क्या बिल्कुल। उसकी महत्व रह जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो टैरिफ नीतियां वो सबके खिलाफ भी लगाया जा रहा है। सबके खिलाफ उन्होंने लगा दिया है। उनको ये पता नहीं है कि अगर इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे सबसे पहला रिसेशन अमेरिका में ही आएगा। आज आपको पता होगा कि चीन ने भी जवाबी टैरिफ के तौर पे 34% टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया है। और इस तरीके से अगर ये देश लड़ना स्टार्ट कर दिया और वर्ल्ड में जो है किस तरीके से अगर टैरिफ वार स्टार्ट हो गया, तो एक तरीके से समझिए कि ये ट्रेड वार स्टार्ट होने वाला है। इसमें कोई देश जीतेगा नहीं, सब देश हारेगा ही। आप जान लीजिए कि वो जो कह रहे हैं ना कि अमेरिका मतलब इतना मीमबाजी हो रहा है। अगर आप फॉलो करते हैं उस सब चीजों को तो थोड़ा सा देख के समझ लीजिएगा कि अमेरिका में इस बात को फैलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे झूठ फैलाया जाता है ना, यहाँ पे भी है 2 रुपया में ट्वीट करने वाला गैंग, उसे अमेरिका में भी है 2 रुपया में ट्वीट करने वाला गैंग। तो डॉलर लेता होगा या रुपया तो नहीं लेता होगा। वो फैला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जान के अपने शेयर मार्केट को क्रैश करवा रहे हैं। और शेयर मार्केट क्रैश होगा तो 8% जनता के पास ही, अमेरिकन जनता के पास शेयर है। उसके बाद तो शेयर किसी के पास है ही नहीं। जैसे ही अमीरों का पैसा टूटेगा, जैसे ही नोटबंदी में हुआ था ना कि अमीर का पैसा जाएगा, सब अमीर खत्म हो जाएगा और सब गरीब राजा बन जाएगा, सेम टू सेम हाल अमेरिका में वो प्रचारित किया जा रहा है कि 8% लोगों के पास ही जो है कि शेयर मार्केट का है, एक्सेस पोर्टफोलियो है। उसके बाद तो किसी के पास है ही नहीं। जैसे ही शेयर गिरेगा हम लोग भी जो है कि शेयर खरीद लेंगे और उसके बाद जो है कि हम लोग भी धीरे धीरे जब शेयर चढ़ेगा तो अमीर बन जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझ के शेयर मार्केट को क्रैश करवा रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट होगा, जैसे होता है ना 50 दिन दे दीजिए भाइयों बहनों, सेम टू सेम हाल अमेरिका में चल रहा है। और 34% टैरिफ आप समझ रहे हैं कि चाहे अमेरिका ने चाइना पे लगाया, चाइना अमेरिका पे लगाएगा। अभी फ्रांस ने बोला है कि जो है कि हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अभी यूरोपियन यूनियन रिटालिएट करेगा, उधर से कनाडा रिटालिएट करेगा। आप जान लीजिए कि कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया और चीन हो गया और भारत हो गया, ये मिलके 48% ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ। ये 4 देश सिर्फ 48% कंट्रीब्यूशन है। आप टैरिफ लगा के आप अमेरिकी जनता को ही सबसे पहले नुकसान करने वाले हैं। भारत को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है इस टैरिफ वार से, इसको तो आपदा में अवसर ही मिल रहा है। जी बताइए क्या बताना चाह रहे थे। अभी सर इसमें 2.5 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। किसको? अमेरिका को। हाँ, उनका तो शेयर मार्केट पूरा क्रैश ही कर गया है। जी बताइए। सर इसमें इंडियन सोशियोलॉजी का डिबेट है। हाँ, अभी इक्विटी और इक्वालिटी का डिबेट बहुत चलता है कि जो अभी वल्नरेबल सेक्शन पे और जो लड़का रिजर्वेशन से हटाकर इसको देख सकते हैं, दोनों को एक ही क्षेत्र में कम्पीट करना कहाँ तक उचित है। और दूसरा है भारत वर्सेस इंडिया का डिबेट। इसमें ले सकते हैं, भारत वर्सेस इंडिया का डिबेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि छोटे छोटे पॉइंट को जब जुटाएंगे तो ये सावधान बायस्पसरी आपका बन जाएगा। फिर लोकतंत्र वाला एग्जाम्पल, फिर साहित्य वाला एग्जाम्पल लेंगे कि साहित्य में विविधता
होनी चाहिए। सब जो है कि एक तरीके का नहीं दिखनी चाहिए। सावन के अंधे को हमेशा हरा ही दिखता है। अगर हमारे देश की स्थिति ये हो जाए कि अगर सारे लोगों की विचारधारा एक जो हो जाए, चाहे आरएसएस की विचारधारा हो जाए या फिर वो क्या कहते हैं अभी जो वक्फ बोर्ड है वो लोग, यानी मुसलमानों वाली विचारधारा हो जाए, तो ना वो ठीक है, ना हिंदुओं की विचारधारा आरएसएस वाली ठीक है, ना मुसलमानों वाली एक साथ विचारधारा वो ठीक है। तो हमेशा जो है कि ना लेफ्टिस्ट विचारधारा एक साथ ठीक है, ना राइटिस्ट विचारधारा एक साथ ठीक है। तो हमारे समाज में क्या रहना चाहिए? विविधता रहना चाहिए। सब चीज एक तरीके का नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि एक जो गुलदस्ता होता है उसमें अगर अलग अलग कलर के फूल लगते हैं तो देखने में कितना खूबसूरत होता है, लेकिन कोई भी एक कलर का ऐसे फूल लगेगा तो क्या वो खूबसूरत दिखेगा आपको? तो इसी तरीके से हमारे पढ़ाई में विविधता होना चाहिए। सभी लोगों के पास जो शिक्षा होनी चाहिए वो सब एक रंग का नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई ह्यूमैनिटीज को पढ़ेगा, कोई संगीत को पढ़ेगा, कोई अध्यात्म को पढ़ेगा। तभी तो मतलब कि हम लोग विविधताओं में जिएंगे। इसी तरीके से खाने पीने में भी होना चाहिए कि खान पान जो है कि अलग अलग होना चाहिए। भारत हमेशा से क्या रहा है? विविधताओं का देश रहा है। यहाँ सब धन बाईस पसरी नहीं है, सबको अलग अलग महत्व होता है। समाज में बड़ों का भी इज्जत है, छोटों का भी इज्जत है, बड़ों का भी जरूरत है, छोटों का भी जरूरत है, युवाओं का भी जरूरत है, बुजुर्गों का भी सम्मान है। सब धन बाईस पसेरी नहीं है। क्लियर? सर इकोनॉमी में एक टर्म शामिल हो सकता है क्या? हम लोग अभी सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रोन्नति दे रहे हैं और सर्विस सेक्टर रियली में इंडिया के ग्रोथ में सहायक भी 13% ग्रोथ है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर का भी 45% योगदान है रोजगार में। इसलिए हमको छोटा सा मतलब देखना चाहिए। सब एक तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जी बिंदु बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर समान नागरिक संहिता भी तो हो सकता है, सभी को एक ही कानून में नहीं तोला जा सकता, सबके सांस्कृतिक अलग अलग होते हैं, रीति रिवाज कल्चर। ये बेवजह विवाद में पड़ जाइएगा। मैं नहीं लिखना है इसको। सर ऐसा इस पे दो ऐसा तीन नहीं दोहा लॉजिक या ऑफ कविता बता दो। क्या? इसके ऊपर कोई दोहा या कविता जो शूट कर रहा हो सर डिस्कस कर दो प्लीज। सावधान बाईस पसेरी पे कौन सा दोहा या कविता शूट करेगा? टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। सर एक पता और है? एक रहीम जी का है, रहीम हाँ रहीमन देखी बरेन को लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यानी तलवार और सुई का काम दूसरा अलग अलग जगह है, लेकिन सभी दोनों अपनी जगह ठीक है। बात सही है। चलिए आगे बढ़े। तो अब लिख लेंगे, आपको पास 700-800 शब्द हो जाएगा इसमें। चलिए सर संगत पहले पे कौन निगेटिव शुरू करना है या पॉजिटिव शुरू करना है? पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इसमें मतलब कि थोड़ा सा पॉजिटिव जाएगा, उसके बाद नेगेटिव ही जाएगा इसका सबसे ज्यादा। थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाएंगे, उसके बाद नेगेटिव। हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ऐसे है ये। हर मामले में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखना है। ऐसा ऐसे आए ना तो बीच में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे भी सब चल सकते हैं। ठीक है सर अल्कोहल पे आ गया तो सर उसमें क्या ही पॉजिटिव लिखेंगे? हाँ तो वही बात है ना, अल्कोहल पे आ गया तो क्या ही पॉजिटिव लिखेंगे। कोरोना हाँ में तो पॉजिटिव कहा है था ना। अल्कोहल पीने के लिए। सेना को अल्कोहल पीने के लिए दिया जाता है। अल्कोहल को अगर लिमिटेड टर्म में यूज किया जाए तो वो मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। कोरोना में अरे मधुशाला में तो कितना बढ़िया पंक्ति है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती प्रेम कराती मधुशाला। तो पॉजिटिव है उसमें भी, लेकिन पॉजिटिव काम है। सर चलिए इकोनॉमी को भी तो हेल्प करता है ना। हाँ उतना भी पॉजिटिव नहीं होना है, वरना तो लगेगा कि सर भारत सरकार की एक योजना अभी है 2024 में आई है, यानी बिहार, उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यानी पूर्वोत्तर को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो पश्चिमी स्टेट्स है उसकी स्थिति अलग है, वो पहले से विकसित हो चुका है, और पूर्वी स्टेट की स्थिति अलग है, तो इधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ बिल्कुल। अब जो जैसे जो मान लीजिए कि कोई परिवार है, उसमें एक बेटा जो है कि मान लो दिव्यांग है या विकलांग है, तो उसपे उसके पिता को अवश्य बात है कि ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर मान लो कोई बेटा पढ़ने में तेज है, अगर एक बेटा कमजोर है, तो जो कमजोर बच्चा है उस पर ध्यान देना होगा। सब धान स्पेशली में सबको एक ही तरीके से नहीं तोला जाएगा। वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल। जब हम लोग क्या कहते हैं योजना बनाते हैं तो हर योजनाओं को जो है कि हर स्टेट की अलग अलग डिमांड होती है, तो योजनाएं अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि नीति आयोग दिल्ली में बैठ के इसी के कमरे में योजना बनाए और वो योजना बिहार के लिए भी फिट हो जाए और तमिलनाडु के लिए भी फिट हो जाए, क्योंकि तमिलनाडु का डिमांड अलग है, हमारे बिहार का डिमांड अलग है। तो इस तरीके से बहुत सारे एंगल आप खोल सकते हैं। आप एक 10 मिनट 15 मिनट डिस्कशन करेंगे ना एक टॉपिक पे, तो इतने सारे आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इससे बेसिक ज्यादा बेनिफिट आपको किसी चीजों में नहीं हो सकता। इसलिए सबसे मैंने कल भी बोला था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, खास करके ऐसे के मामले में। चलिए आगे बढ़े। संगत से गुण होते सर देखिए। एक केस है सर, हाँ बताइए। गैल मार्ग दिन 29 बाकी आते हैं उस पर भी आते हैं। क्या होता है उसका मतलब?
का मतलब बताइए। सर जो भी बुरा दिन है वो टल जाएगा, जो अच्छा दिन है वो भी मतलब वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है सर। हाँ जो तो ये रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग। हाँ, फिर चंदन विष व्याप्त नहीं चंदन लिपटे विष- रहत भुजंग। जी सर। चलिए, तो एक ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गए माघ दिन 29 माह की, मतलब कि अच्छे दिन भी बीत जाएंगे और बुरे दिन भी बीत ही जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे कि अंधेरा कितना भी घना हो, क्या कहते हैं, आज नहीं तो कल उजाला होता ही है। जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है उसके बाद ही तो उजाला होता है, तो उसको भी देख लेंगे। चलिए, तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो क्या बोले, जो रहे उत्तम प्रकृति करी सकत कुसंग, अचंगन जो बीस रहीम उत्तम व्याप्त। हाँ बोलिए, मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। जो रहीम उत्तम उत्तम प्रकृति प्रकृति, का कर लिख सके लीजिए, कुसंग। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग। लिखिए, लिखा देते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, एक लाइन में ही लिखिएगा आप लोग, ये पूरा एक लाइन ही है। सकत कुसंग, उसका अगला लाइन है इसका कि चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि अगर ये वाला याद नहीं रहता है तो ये वाला से स्टार्ट कीजिए, संगत से सर गुण एक बार होत वो है। अंधेर नगरी वाला फिर से लिखवा देते हैं वो वाला। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वो पूरी कहानी है, उसको आप सर्च करके पूरा पढ़ सकते हैं चाहे तो। सर इसका मतलब क्या है सर, ये वाला चंदन वाला? तो चंदन में जो है कि हमेशा क्या सांप लिपटा रहता है, लेकिन उसका क्या कोई फर्क पड़ता है उससे क्या? तो ये बीच में लिखना है, यहाँ स्टार्ट नहीं करना है इससे। ये तो ये लड़का बोला तो मैंने बोल दिया, आपको स्टार्ट करना है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री सबे इक्के भाव बिकाए। सर इसमें ठीक है, कहानी है हाँ बताइए। कि एक व्यापारी रहता है, वो दो तोता, एक व्यापारी के पास तोता सब रहता है, तो जो दो व्यक्ति है ना, अलग अलग तोता खरीद के लाता है, दो तोता को। एक को चोर खरीद के लाता है, वो अपने पास रखता है, और दूसरा को मतलब कोई साधु खरीद के लाता है, वो अपने पास रखता है। तो दोनों की छवि में बाद में 1 साल बाद अंदर देखने को मिलता है, ये बोलता है भागो भागो, चोर वगैरह की तरह बोलता रहता है, और ये साधु की तरह राम राम सीताराम ऐसे सब बोलता रहता है। तो इससे पता चलता है संगत की असर तो होती ही है। संगत से बहुत असर होती है। आप एक जो है कि आप अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही महान व्यक्ति का कोट है, आप वही हैं, इसको लिख सकते हैं आप अपने 5 परम मित्रों के औसत हैं। मतलब प्रधानमंत्री का मित्र कौन होगा? प्रधानमंत्री। चोर का मित्र कौन होगा? चोर। मुख्यमंत्री का मित्र कौन होगा? मुख्यमंत्री। यानी कि आप किस संगति में बैठते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपके लाइफ में एकदम हूबहू यूज होता है, ये आप समझ लीजिए। आपकी संगति कैसी है, इससे बहुत भयंकर फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बचपन में संगति बहुत अच्छी थी, बाद में संगति खराब हो गई। जीवन के किसी भी स्तर पर अगर आपकी संगति खराब होती है, अगर आप अपने से लोअर एनर्जी वाले लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो आपको गड्ढे में गिराने वाला है। एकदम जीवन में ये तय मान के चलिए, चाहे लड़के से दोस्ती करें या लड़कों से दोस्ती करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से होना चाहिए। बुरे लोगों की संगति में कतई नहीं रहना है, किसी भी सूरत में नहीं रहना। वो अच्छे लोगों की संगति में ही रहना है। और आप एक ये चीज मान के चलिए कि आपका दोस्त हमेशा आपसे अच्छा ही हो, आपसे लोअर नहीं होना चाहिए आपका दोस्त। जिससे भी दोस्ती करें, इस बात का जीवन में पूरा पूरा का पूरा जीवन ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के समय ही, आगे भी चल के, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं, क्योंकि वी आर ऑल आर इंजीनियर्स। तो कुछ लोग बहुत बेहतरीन कर गए, और कुछ लोग एक इस अवस्था में तो बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे वो किसी नौकरी में गए, संगति गलत पड़ गई, वो दारू सिगरेट शराब ना जाने कहाँ कहाँ, अब उसका ग्रोथ खत्म हो चुका है, वो ग्रो नहीं कर रहा है।
वो एक लिमिटेड ग्रोथ के बाद वो जिंदगी उसकी वैसे ही चलने वाली है। ठीक है, कुछ लाख की नौकरी तो लग ही जाती है इंजीनियरिंग करने के बाद, अगर आपने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके रखा हो। कुछ हजार कुछ लाख रुपए की नौकरी आराम से लग जाती है, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। आज भी इंजीनियरिंग उतना बदनाम नहीं है, बशर्ते कि आप में थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। आज ही मेरे एक फ्रेंड का मैंने स्टेटस देख रहा था, तो वो किसी क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में वो रैंक 1 था उसका। पता नहीं किस टाइप का कंपटीशन था, बहुत तो मैंने देखा नहीं, बट था कि उसका रैंक 1 था, और वो डॉलर्स में पैसे कमाता है। इंडिया में ही रहता है, बट उसका सारा का सारा इनकम डॉलर्स में होता है, और भयंकर पैसा कमाता है। और तो इस तरीके से आपको संगति में किस तरीके की संगति में रहेंगे। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो आईआईपी जो है वहाँ वसुधैव कुटुंबकम जो था G20 जहाँ पे हुआ था, अभी वहाँ पे ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं, ये स्टार्टअप का कुछ महाकुंभ वगैरह हो रहा है, उसमें वो पास वास लेके पूरा गया हुआ है। देखते हैं, पूरा वो पास बांट रहा था, उसका कोई सिल्वर टाइप का कोई अथी दिखा रहा था कि हम इस गेस्ट के रूप में वहां पे जा रहे हैं। तो अलग बात है कि उन्होंने संगति किससे रखी। अब कुछ ऐसे दोस्त हैं कि मैं उनका मतलब कि चर्चा भी यहाँ नहीं कर सकता हूँ, इतने बुरे स्थिति में जा चुके हैं वो लोग, जबकि वो कॉलेज में पढ़ने में बहुत बेहतर थे। इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत पढ़ने में तेज रहे, हमेशा आपका रैंक 1 ही आता हो, रैंक 2 ही आता हो, रैंक 5 ही आता हो, कोई जरूरत नहीं है। जो रैंक 1 और रैंक 2 था वो भी आज जो है कि कुछ हजार रुपए या कुछ लाख रुपए की नौकरी कर रहा है। जो रैंक जो है कि 5 और रैंक 10 रहता था कॉलेज में, आज के समय में बहुत अच्छी स्थिति में है। एक एक लोगों की सैलरी 10 लाख 15 लाख इस तरीके के पर मंथ पे है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो और बताइए इसमें क्या क्या करेंगे। कबीर संगत साधु की नित्य प्रतीत कीजे जाए, दूर मती दूर गांव वसी, वह वसी देश सुमित बताए। सज्जन सज्जन मिले होबे दो दो बात, गधा से गधा मिले खाबे दो दो लात। तो बहुत सारा है इसमें लिख सकते हैं। चलिए अब पहले बहुत शेरो शायरी हो गया, इसका आप बताइए पॉइंट कि कैसे आप लिखेंगे एक अच्छे संगत में। इसमें जो कि 80% आप लिखेंगे कि अच्छे संगत में रहने से क्या होता है, फायदा रहता है। तो 80% हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पक्ष। 5 से 7% या 10% लिखेंगे निगेटिव पक्ष, मतलब निगेटिव नहीं, न्यूट्रल पक्ष, कि क्या कहते हैं वैसे कि सर बता रहे हाँ कि संगत, हाँ संगत से वो वाला कि क्या बोलिए। हाँ, अरे क्या जैसे था वो कि वो चंदन के गाछ से जो है कि विष लिपटा रहता है ना, वो जितना भी वो सांप रहता है, बहुत विषैला सब सांप रहता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सारा का सारा विषैला सांप रहता है। क्या चंदन में उसका कोई गुण आ जाता है क्या, नहीं आ पाता है ना। तो 10% इसको लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 10% हो गया ना, 90%, 10% में हम लोग क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन करेंगे कि अच्छे संगत में ही रहने से फायदा है, बुरे संगत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गौतम बुद्ध वेश्या के घर में ठहरा था, लेकिन उसका चरित्र पूरी तरीके से निष्कलंक रख पाना है, यह दुर्लभ कार्य है, क्योंकि सामान्य मानव क्षमता से परे योग्यता होनी चाहिए। तभी आप वेश्या के घर में भी रुक करके आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। आप उस रात वेश्या के घर में सोए हैं, लेकिन आपने उस वेश्या के साथ कुछ नहीं किया, इसके लिए मानव नहीं महामानव होने की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण था मैं कि ऐसे है सर कि सज्जन सज्जन से सज्जन मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी नोट कर सकते हैं। और अंतिम में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कि अच्छे संगत में ही रहने का प्रयास किया जाना चाहिए अपने जीवन में। चलिए पॉजिटिव बात में बताइए, पॉइंट बताइए, बात तो बहुत हो गई। बताइए क्या क्या लिखेंगे। एक तो सर व्यक्तिगत स्तर पर जो आप बताया कि जो विकास करना होता है तो अच्छे संघ का प्रभाव कैसे पड़ता है। हाँ, तो अच्छे संगत का प्रभाव लिखेंगे। और दूसरा कुछ एग्जाम्पल दीजिए। और एक जैसे सर तोता भी वाला जो बताया कहानी ना, सुनाया, हाँ व्यक्तिगत हाँ वो स्तर से सुनाइए। कैसे विकास करना है जो। तो एक तोता वाला कहानी जो सुनाया लड़का कि चोर के घर में एक तोता बिका, तो वो चोर की तरह बोलने लगा, और एक साधु के घर में तोता बिका तो वो साधु की तरह राम राम बोलने लगा। और बताओ। अरे महाभारत का कहानी जी, निकालो इससे कुछ। कर्ण दुर्योधन बोला। शकुनी और दुर्योधन की कहानी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, तो उसको डालिए इसमें महाभारत की कहानी। और कोई कहानी निकालिए। कर्ण का भी तो डाल सकते हैं, अगर वो दुर्योधन से ना मिलके अगर धर्म के साथ युद्ध किया रहता तो। और बताइए। या उसके सब नेगेटिव में हम ये डाल सकते हैं कि जैसे
रावण के घर में रह के लंका में भी विभीषण सज्जन थे। हाँ, तो विभीषण का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, विभीषण का एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए और बताइए, पॉजिटिव में बताइए, पॉजिटिव में ज्यादा लिखना है, नेगेटिव में कम लिखना है। सर अर्जुन निगेटिव और में कृष्ण की हम्म, अर्जुन और कृष्ण की कहानी डाल सकते हैं। हाँ, अर्जुन और कृष्ण की कहानी डाल सकते हैं। और कबीर के दोहे सर, वो रहीम सुख होत है उपकारी हाँ, के संग, बाटन वारी जो लगे जो मेहंदी के रंग, बाटन वारी को लगे जो मेहंदी के रंग। हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये वाला भूल गए थे, लिखो लिखो। ये रहीम की कैसे है ये? यो रहीम वो सुख होत है। सुख होत है उपकारी के संग, जो रहीम है बाटन सर वारी। हाँ, इसको लिख लीजिएगा, ये वाला मैं भूल गया हूँ कि बांटने वाले को भी थोड़ा थोड़ा मेहंदी लग ही जाता है। ये बहुत अच्छा है, इसको आप इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बकायदे बेहतरीन है ये। चलिए और बताइए कोई। इसको स्टार्ट करेंगे तो सर इसको एक्सप्लेन भी करना होगा ना। हाँ, तो क्या दिक्कत है एक्सप्लेन करने में? एक्सप्लेन करना है कि नहीं, कि अपना दूसरा इंट्रो देना है? नहीं, उसको जैसे ही आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि उपयुक्त कथन जो है कि कबीर, उपयुक्त कथन में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अच्छी संगति का किस तरीके से असर पड़ता है कि जब आप मेहंदी को बांटने वाले को भी उसका कुछ ना कुछ अच्छा रंग उसको लग ही जाता है। जिस तरीके के हम समाज में देख सकते हैं, जो व्यक्ति जो है कि आज लोहार के दुकान पे अगर कोई बैठता है तो उसको धुआं लगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है कि सुगंध फूल बेचने वाले की दुकान पे बैठता है तो वहां उसे सुगंध ही मिलता है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे वहां से, और उसके बाद बढ़ने के साथ साथ एक ये वाला है भी, लोहार दुआर दुनिया के घर बैठे किस तरीके से है, वो मैं भूल रहा हूँ, वो कबीरदास का ही है पंक्ति, ठीक है। एक पंक्ति ये भी है कि बांस फांस मिश्री सब एके भाव बिकाए, तो इसको लिख सकते हैं, संगत से गुण होत है संगत से गुण जाए, लिख लीजिए इसको, संगत से गुण होत है संगत से गुण जाए, एक ही लाइन में लिखिएगा, लेकिन संगत से गुण जाए, ये एक लाइन है। उसके बाद अगला लाइन, बांस फांस मिश्री मिश्री सबे एके भाव बिकाए। ये कबीरदास की है। संगत से गुण होत है संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री सबे एके भाव बिकाए। मतलब मिश्री तो महंगा चीज है, लेकिन वो उसके साथ रहता है तो उसी के भाव में बिकते चला जाता है, ठीक है। सर इसमें चाकू का कहानी आ सकता है, चाकू कौन सा? ये चाकू जो है ना किसी का कत्ल करने के काम भी आता है, छोटा छोटा चाकू रहता है, जो डॉक्टर है मरीज का जान बचाने में भी काम में लाता है। हाँ, चाकू कैसे संगति में किसके पास है, कैसा यूज कर रहा है उस पर निर्भर है। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि एक अच्छी पुस्तक जो है 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। डिजिटल माध्यम में चले जाइए, किस तरीके से जो है कि कुछ लोग यूट्यूब पे जाकर के क्या होते हैं कि अपनी अपनी संगति है ना जी, कि कोई जो है कि पढ़ने वाला चीज देखता है, कोई शैक्षिक चीजों को देखता है, कोई संगीत सुनता है, कोई अपने सॉरी तो कोई अपने लक्ष्यों को ढूंढता है, घर में बैठे जो है कि कंटेंट प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वही मटकचली देखते रहता है, तो उसका जो है कि लत व्यसना में लग जाता है, और वो डिजिटल साधनों ने उस तरीके से उसका यूज करता है। तो वो संगति उसका उस तरीके से डिजिटल साधन में आप कैसे संगति बना रहे हैं इस पे निर्भर करता है। दूसरा बात है कि लोग गांव के गरीब से गरीब बैठ के जो है कि डिजिटल माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों की संगति में आ करके किस तरीके से आज बहुत बड़े बड़े स्तर पे पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत अमीर बाप के बेटे थे, और वो मटककली देखते देखते उसका इतना सत्यानाश हुआ कि उसकी संगति ही पूरी खराब हो गई। तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट है इसमें, बताइए कुछ। अंग्रेजों के साथ रहते सर हमारा संविधान पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, जरूर मिल रहा है। लेकिन सर सर सभी इसमें संवैधानिक मामले में ना जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें हाँ, संविधान की आलोचना होगी। नहीं सर, 35 के संविधान बाकी भी तो दिखता है ना सर, उसमें हमारा इसको संविधान।
इसमें में पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं ना सर, जैसे डेवलप डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन हो गया, यूएसए, इस लोगों के साथ हमारा कोलैबोरेशन अच्छा रहा तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी अच्छा बाद में निखर के आया धीरे धीरे। और हाँ बिल्कुल, जैसे हाँ इसको इस पाकिस्तान वे हो में लिख गया, सकते हैं। हाँ और जैसे पाकिस्तान हो गया और फिर बांग्लादेश हो गया, इस लोग का संगति सर मतलब चाइना हो गया है, फिर चाइना लोग के साथ रहा तो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। साम्यवादी देश सर, साम्यवादी देश एक तरह से। हाँ वो भी लिख सकते हैं आप। तो ये तो बिल्कुल लिख सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अभी भी आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि जो लोग अच्छे संगति में जाते हैं वो बहुत ऊपर को जाते हैं, आपका इकोनॉमी उससे विकास करता है। फंडामेंटल राइट सब वो यूएसए से ही हाँ मिले हैं सर, ये सब तो हाँ, डाउट है। तो हम लोगों ने अच्छे देशों के संविधान को पढ़ा, उससे संगति लिया, तभी तो आप अच्छा चीज संविधान में ला पाए। और टेररिज्म के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो पाकिस्तान उसका हमेशा हाँ दोस्ती करके सहारा लेता है तो आज गर्त में चला गया है। हाँ बिल्कुल, गर्त में चला गया है पाकिस्तान। चलिए, हो गया, बहुत पॉइंट हो गया इस पे, आगे बढ़े। चिराग तले अंधेरा, चलिए सर इसमें कर्पूरी जी का कहानी लिख सकते हैं, वो अपना खुद का लिखिए। मकान नहीं बन रखा है और पूरा क्या बिहार में योगदान बहुत है उनका। क्या लिखेंगे, कैसे वो ना बताइए। तो मतलब कि बिहार में आरक्षण वगैरह लाने में 10th में जब बच्चा पास नहीं कर पाता इंग्लिश में, तो इंग्लिश को मतलब कि पास अनिवार्य नहीं बनाया, उसको हटा दिए। और प्लस जो गरीब पिछड़ा था उनको बहुत सहारा दिया, लेकिन वो बाद में उन पर कुछ आरोप भी लगे रेप वगैरह का, लेकिन बाद में वो कदाचार के मतलब वो अवैध पाया गया, लेकिन उनको उनका चरित्र उस समय दागदार हो चुका था। और बाद में वो अपना घर घर तक नहीं बना पाया, अभी उसका घर ही था। चलिए, तो चिराग तले अंधेरा स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, दिल्ली की राजधानी का एग्जांपल लीजिए, आपको एकदम दिख जाएगा। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। 11 बज गए जी। केजरीवाल नहीं नहीं, केजरीवाल नहीं, बेवजह किसी को पर्सनल मुंबई टॉर्चर का, मत कीजिए। स्लम उसके एरिया बाद दिल्ली का। हाँ, उसके बाद मुंबई का मुंबई का स्लम धारावी। एरिया, मुंबई धारावी। हाँ, इसके बाद इसका धारावी, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखिए कि जहां देश की राजधानी है वहीं अपराध का स्तर सबसे ज्यादा है, कानून व्यवस्था पे लगातार प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आज भी दिल्ली में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि जहां देश की राजधानी है वहीं स्लम की स्थिति है, वहीं गरीबी है। एक बार बारिश हो जाए तो दिल्ली पानी से लबालब हो जा रहा है। ये क्या है, चिराग तले अंधेरा नहीं है तो पॉल्यूशन का क्या है? पॉल्यूशन का स्तर, इसको लिखिए, एक एक करके पॉइंट निकालिए, बहुत सारा पॉइंट वैसे मिल जाएगा बिहार इसमें। को उदाहरण नहीं जाएगा सर। नहीं नहीं, देखिए बिहार का तो नाम ऐसे ही बदनाम है ही थोड़ा सा, लेकिन दिल्ली तो देश की राजधानी है ना, जहां से चिराग जलता है। वो एक है ना कि किनका कि यहाँ तो चिराग मयस्सर था शहर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं, हर नहीं, कहाँ तो चिराग मयस्सर था हर घर के लिए। दुष्यंत कुमार दुष्यंत की ये कुमार पंक्ति है क्या, ओके, ये चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, वो बहुत अच्छा पंक्ति है। तो लिखिए, क्या कहते हैं, दिल्ली में स्थिति क्या है, सबसे पहले झुकी बस्ती। एक एक पॉइंट लोकसभा लिखते में जाइए। तो लोकसभा में क्रिमिनलाइजेशन, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर जो क्रिमिनल होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद गरीबी, उसके बाद प्रदूषण, उसका दिल्ली का पॉइंट क्या था, महिला सुरक्षा, और दिल्ली में पॉइंट क्या था, जल जमाव, नदी और दिल्ली में प्रदूषण पॉइंट, सर। हाँ, यमुना का प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, और दिल्ली में पॉइंट क्या निकलेगा, अपराध, बड़े बड़े गुंडे दिल्ली में पलते हैं, और देश के सबसे नशाखोरी। सर प्रदूषित राजधानी दिल्ली ही है सर। हाँ हाँ, विश्व की। हाँ वो तो मैंने लिख लिया। साइबर क्राइम, नशाखोरी, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, और बताइए। सर इसमें अनिल अंबानी का कहानी आ सकता है। कैसे, शुरू में रिलायंस कंपनी में वो बहुत अच्छा, उसका मतलब कि समृद्धि वगैरह अच्छा थी, लेकिन बाद में पूरा कंगाली पे आ गया। हाँ हाँ, वो संगति वाले में लिख सकते हैं इसको तुम, अनिल अंबानी का। और इसका भी एक संगति विजय माल्या का।
और संगति वाले में लिख सकते हैं, और एक विजय माल्या का तो जरूर ही लिखना है कि किस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट का प्ले बॉय कहा जाता है विजय माल्या को। उसका कैलेंडर देखना कभी, किस तरीके का वो कैलेंडर छप पाता था। आज स्थिति ये है कि पूरा का पूरा वो अपना एयरलाइंस भी बंद हो गया है, पूरा बिजनेस भी बंद हो गया है, दिल्ली में भगोड़ों की जिंदगी बिता रहा है। तो अनिल ये अंबानी अनिल क्या अंबानी, कहेंगे सर? अरे अनिल अंबानी का भी स्थिति तो खराब ही हो गया ना जी। बाद में जिस तरीके से कितने क्या कहते हो, पहले तो इसका स्थिति बहुत अच्छा था अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों को बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला था धीरू भाई से, लेकिन एक निखर गया, एक बिखर गया। एक और चिराग उदाहरण है। तले अंधेरा में सर हम हाँ। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी लिख सकते हैं कि जो शक्ति के रूप है वो उनको सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ, उसमें अगले वाले में लिख सकते हैं। हाँ बोलो ललन, क्या बोल रहे हो? किसान के बारे में भी लिख सकते हैं जो हेलो सर, सचिन हाँ, तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों का संगत अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अभी हाल ही में वो आया भी था। सचिन तेंदुलकर और अनिल कांबली उसका नाम था ना, अनिल गांगुली की कांबली नाम था? विनोद 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 अच्छा, कांबली सर, विनोद कांबली। विनोद कांबली नाम था ना? जी सर। हाँ, वो इसमें शराब तो पीते पीते। इसमें सर सचिन तेंदुलकर को तो मतलब अपने मेहनत से आगे बढ़ा है सर। नहीं, तो दोनों बेहतरीन क्रिकेटर थे, ये आप जानिए। सचिन तेंदुलकर साहब भी रिटायर्ड हैं, ये भी रिटायर्ड हैं, ठीक है। दोनों बेहतरीन क्रिकेटर थे, लेकिन इनको शराब का लत लगाता। इधर ही एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ था कि किस तरीके से पूरे शराब के नशे में रहने के कारण उनका हेल्थ पूरा का पूरा विनोद कांबली साहब का खराब हो गया है। और अब जो है कि बहुत दिनों के बाद किसी एक समारोह में वो मिले थे, और मिलने के बाद जब सचिन तेंदुलकर से वो गले मिले तो काफी भावुक हो गए। लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर ने बोला है कि पूरे के पूरे इसके खर्च उठाएंगे हम, और इनके हेल्थ को ठीक करवाने का, और जो है कि वो शराब रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जा करके इनको देंगे, और पूरा का पूरा स्वास्थ्य इनका ठीक करवाने की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। और ये संगति जब गलत हुआ तो क्या हुआ कि वो शराब के नशे में चले गए, लेकिन फिर जब उनके मित्र, वही अच्छे वाले मित्र मिले, तो किस तरीके से उनको फिर से उबारने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है और करंट का एग्जाम्पल है। ये काफी चर्चा में रहा था, पिछले 6-7 महीने का ये न्यूज है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, आप इसके लिखिए एकदम, बिल्कुल नो डाउट इसको लिखिए। संगत सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती वाला कहानी। चलिए आइए इस पे हम। मुंबई में धारावी, अब देख लीजिए कि चिराग जहां से फैल रहा है, जो देश की आर्थिक राजधानी है, उसी के तले में किस तरीके से धारावी एक अंधेरा बना हुआ है। सारा का सारा जितना भी ये अपराध का अड्डा है, गरीब लोगों की बस्ती है, पूरी की पूरी धारावी बनी पड़ी हुई है। उसे भी आप ले सकते हैं। उसके बाद और बताइए सर, इसमें किसान की खेती को जोड़ सकते हैं ना? किसमें किसमें? ये सब चिराग तले अंधेरा में कैसे जोड़ेंगे, कैसे, वो बताइए मुझे। जैसे कि किसान की स्थिति बहुत दयनीय है सर, वो अन्न प्रदाता है। अन्न प्रदाता तो है, लेकिन उसकी अपनी ही स्थिति बहुत दयनीय है। सर सीरिया का काम, और इसमें न्यायपालिका के भी जोड़ सकते हैं कि जो न्याय दिलाते हैं, फिर भी उनको घर पे करोड़ों का जो कैश मिल रहा है। हाँ, ये न्यायपालिका का दे सकते हैं कि अभी जो स्थिति बन रही है न्यायपालिका के ऊपर, किस तरीके से उसके घर में करोड़ों का कैश निकला है। क्या नाम था जी? जस्टिस वर्मा, यशवंत कुछ ना। हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा उनका नाम था। हाँ, और सर सीरिया इराक एक समय में बहुत बड़ा उपनिवेश हुआ करता था, और वहाँ पे अभी ISIS सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, वो भी एक समस्या है। सभ्यता हुआ करती थी, सुमेरियन सभ्यता। हाँ, सुमेरियन सभ्यता काफी अच्छा था, लेकिन आज के समय में स्थिति ये हो गया है कि उसके चिराग तले ही अंधेरा आ चुका है। सर, इसमें अमेरिका का एग्जांपल दे सकते हैं कि पूरा दुनिया को ज्ञान बांटते रहता है अल्पसंख्यक के मामले में, और खुद वहाँ रंगभेद की नीति जोरों पर रहती है हमेशा। हाँ, वो जो रंगभेद की नीति, आप दे सकते हैं उसका एग्जाम्पल। अब आइए ना कुछ, अरे कुछ अब व्यक्ति पे भी आइए। जैसे गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनका अपना ही बच्चा जो है कि बिगड़ गया। रामलाल वगैरह, कौन था, क्या नाम था उनका, जो कुछ छोटे बच्चे का। नेहरू जी का सिगार का लत गांधी जी नहीं छुड़वा पाए। नशाखोरी के, बुराई के दृढ़ संकल्पित व्यक्ति, और अपने ही प्रिय जवाहरलाल नेहरू का उस सिगार का लत नहीं छुड़वा पाए थे। उसका सर अधिकतर नेता नशा था, जिन्ना वगैरह में भी वही नशा था। हाँ, तो वो उसके चिराग के तले ही वो अंधेरा था। अब आइए, जो मतलब कि कोई भी आप नेता को देखेंगे कि सामाजिक जीवन में तो बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, कुछ दिन के बाद पता चलेगा खुद पत्नी को पीट रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल बनता है कि समाज में किस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर सर बिंद्रा सर अपनी वाइफ को मारने में
बुद्धि विंद्रा। ठीक है, ठीक है। जो कुछ लोग भ्रष्टाचार पे काफ़ी अच्छा ज्ञान, अरे आज का एग्ज़ाम्पल, हाँ, वो एक पंजाब की लेडी एसपी थी, एसपी सॉरी कांस्टेबल थी, आज का ही एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है? वो लड़की बहुत देखने में शानदार सीनियर कांस्टेबल के पद पे थी, बढ़िया रील बनाती थी, वो मतलब कि पंजाब की रील किंग के नाम से जानी भी जाती थी। बढ़िया रील बनाना ही उसका काम था, वो थी दरोगा, ठीक है? आज वो ड्रग के तस्करी में पकड़ी गई है। उसके थार के इंजन के नीचे छुपा करके कहाँ पे मतलब बोनट-वोनट में पता नहीं किधर, वो 15 या 7 किलो कुछ ड्रग्स जो हीरोइन वगैरह क्या था वो ला रही थी और वो पकड़े गए थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के थे। तो देखिए कि और किस तरीके से पुलिस के लोग उसमें उसका सहयोग भी कर रहे थे, ये भी मामला सामने आया है कि बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त भी थे। तो ये भी एक एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से चिराग के तले अंधेरा ही है, कि क्या कहते हैं जहाँ जिसके ऊपर कि क्या न्याय देने की ज़िम्मेदारी है, उसी के नीचे क्या है अन्याय, वही लोग खुद अन्याय में लिप्त हैं। कई बार आप पुलिस वालों को देखते होंगे कि बिना हेलमेट लगाए जब चलता है, तो कई बार फ़ोटो छपता है। जिनके हाथे ज़िम्मेदारी है हेलमेट लगा के लोगों को सुरक्षित यातायात करवाने का, वही लोग जो है कि बिना हेलमेट लगाए ट्रिपल लोडिंग करके घूमते रहते हैं। तो चिराग तले अंधेरा है ही है या नहीं है? ठीक है? मुनव्वर राना का सर कोटेशन है सर। एक एग्जांपल सर दे सकते हैं सर। हाँ। 2022 में 3 जगह सर बाढ़ आया था, पाकिस्तान में, चाइना में और बिहार में। बिहार के बाढ़ के बारे में किसी को पता ही नहीं है सर, पूरा न्यूज़ से गायब था, सारा पाकिस्तान और चाइना पे फोकस किया, इंडियन न्यूज़। ये भी हाँ, तो हाँ, चिराग हो तले अंधेरा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है कि अपने घर में क्या हो रहा है कोई देख ही नहीं रहा है, जाके बाहर में देख रहा है। तो ये भी चिराग तले अंधेरा का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। और बाबा लोग का दे सकते हैं सर, आसाराम बापू हाँ, जैसे अरे हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रवचन जी। देते थे और अपने ही पकड़े गए, इतना बड़ा उन्हीं के अपराध। अभी तो सर हुए कौन तो होई ना यू करके जो देते हैं वो क्रिश्चियन पे जो हाँ, है। वो हाँ, एक आसाराम है, एक राम रहीम है। बजिंदर सिंह। हाँ, बजिंदर सिंह अभी पकड़ा गया है। अभी सर ओला लुलू क्या बोलते हैं। हाँ, हुलूलुलिया। रामपाल। हाँ, हाँ, मेरा रामपाल, यसु रामपाल। जय उसके बाद किशोरी। सर ये तो सारे अरे नेगेटिव हाँ, ये हो गए क्या, ना, क्या? हाँ, इसमें तो तो सारे के सारे नेगेटिव हैं सर, कहीं भी मा, मा, पॉजिटिव नहीं। मा, इसमें दीपक की क्या मामला गलती ही है सर, उनकी प्रश्न ही नेगेटिव है, चिराग तले टॉपिक अंधेरा ही है नहीं। ही इसमें नहीं। पॉजिटिव भी तो आ सर सकता है जय ना सर, किशोरी। कैसे इसमें लाइए पॉजिटिव पॉजिटिविटी भी लाइए तो आ बताएं। सकता है सर। लाइए आप पॉइंट दीजिए ना। जैसे गुरु है सर, मान लिया शिक्षक कोई है, तो भले ही उसकी कोई भी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन वो अपने जितने भी शिष्य हैं उसको तो वो ये करता है, तो वो तो दीपक की भांति हुई, भले उसकी अपनी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। जैसे कोई हाँ, हाँ। दार्शनिक है, वो दुनिया भर को मतलब अपने दर्शन से प्रेरित करता है, चाहे तो क्रांतिकारी भगत सुनिए, सिंह का देख लीजिए, वो उनकी आज की इस स्थिति जो ऐसे भी रहे। में 85% नेगेटिव एस्पेक्ट को लेंगे, हम लोग अभी नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही चल रहे हैं। उसके बाद मात्र और मात्र 7 से 10% के आसपास जो है कि इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेंगे, उसके बाद इसको कंक्लूड कर मैं सोच रहा था क्योंकि सर कि दीपक की तो वो मूल प्रकृति है रोशनी देना, अगर उसके अंदर उसके नीचे अगर कोई अंधेरा है तो वो उसकी मूल प्रकृति है सर, तो इस पे पॉजिटिव भी तो आ सकता है। पॉजिटिव लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव बहुत कम लिखेंगे इसमें, हम ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सर आपको यहाँ आए ना अंधेरा का ये मतलब यहाँ निगेटिव दिखाया जा रहा है, तो पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? इसका भाव है नेगेटिव। इसका भाव ही नेगेटिव है, इसमें मैक्सिमम चीज हम नेगेटिव ही लिखेंगे और उसके बाद कुछ ही पॉइंट जो है कि पॉजिटिव लिखेंगे कि हाँ स्थितियां खराब रहने के बावजूद भी कई लोग जो है कि पॉजिटिविटी फैलाने का प्रयास करते हैं, जो गुड्डू वगैरह वगैरह का आपने एग्जांपल दिया है। देखिए चिराग तले अंधेरा में इसको आप इस तरीके से मत समझिए कि दीपक का वो क्या कहते हैं ऐसा चरित्र ही है कि दीपक के नीचे अंधेरा रहेगा ही, वो इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसका ये है कि जब आप विकास करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हाँकते हैं, लेकिन आपके अंदर ही बहुत सारी कमियाँ हैं, आपके समाज में, आपके पास ही बहुत सारी कमियाँ हैं। इस बात को उजागर करने के लिए ये क कथन बनाया गया है। ठीक है? तो हर बात में पॉजिटिव नेगेटिव ढूँढने के लिए का प्रयास नहीं करना है। एकाध पॉइंट कहीं दे दीजिए उसके अलग परिप्रेक्ष्य में ये बात ज़रूरी है, लेकिन हमेशा वो पॉजिटिव नेगेटिव का एस्पेक्ट नहीं बनेगा। सर ठीक है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अरे अभी भी उसके पास सोना है, हीरा है, क्या नहीं है? सब सारा का सारा हीरा तो वहीं मिल जाएगा तुमको, तांबा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो चिराग तले अंधेरा नहीं है तो क्या है? आई थिंक पर्याप्त पॉइंट इसमें ऐसे में हो चुका है। एनवायरनमेंट से सर ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। हाँ, सर डालिए मतलब बताइए। जैसे सर मतलब कोई भी इंडियन के पॉलिटिशियन लीडर्स है,
वर्ल्ड फोरम पे जाके तो इन्वायरमेंट बचाने फॉरेस्टेशन ये सब की बात करती है, और खुद के कंट्री में सर अभी हैदराबाद में सर 400 एकड़ जो अभी पक रहा है, 400 एकड़ हो गया, फिर हरदोई में प्लांट ये सब। काफी ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यूएन का रूल, वो 5 सदस्य जो अस्थायी है उसमें रिफॉर्म नहीं करना चाहता, उसके पास पावर ही नहीं है, लेकिन वो बोलता तो है लेकिन कर नहीं पाता। तो इस तरीके से आप बहुत लिख सकते हैं, टाइम भी काफी हो गया है। तो अब आपको लगता है ना, कॉन्फिडेंस आता है ना कि अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है कि आप लिख सकते हैं। आप लोग जो है कि कुछ टॉपिक को अपने से लीजिए और उसको बैठ के इसी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करते जाइए, अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह से ढूंढिए, उसको निकालिए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जरूर आप जो है कि इसे को अच्छे से लिख सकेंगे। अगर आप ये प्रयास नहीं करेंगे एग्जाम में भी तो आपको समस्याएं जरूर होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसका ये काम तो आप जरूर ही करेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करके ही एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समय भी हो गया है, तो विदा लें हम लोग। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। अच्छा हाँ, एक बात और कि कल के टेस्ट में किसको रखा जाए? ये जी फुल लेंथ टेस्ट होना है, GS1 GS2 ऐसे, जिसका कहिएगा उसका क्वेश्चन तैयार करके दे दिया जाएगा। क्या विचार है बताइए? कितने लोग ऐसे के पक्ष में हैं? ऐसे के पक्ष में कितने लोग, GS2 के पक्ष में कितने लोग, GS1 के पक्ष में बताइए? कितने लोग ऐसे वाले हैं? GS2 और GS2 ऐसा करें कि GS2 और ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे और बाद बाकी क्वेश्चन GS2 का वो दे दें, या फिर GS2 को फुल लेंथ बना दें, जैसा कहेंगे आप वैसा बना दें। एक ऐसे के साथ GS2 का क्वेश्चन डाल देते हैं क्या? यस सर, 2 घंटा का शेड्यूल रखें। हाँ, 2 घंटे के शेड्यूल में एक ऐसे डाल देंगे और एक GS2 में, उसमें सारे सेक्शन का, ज्योग्राफी का भी रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी का भी रहेगा, इकोनॉमी का भी रहेगा और पॉलिटिकल भी रहेगा। आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, कुछ लॉन्ग में रहेगा। 1 घंटा आप उधर लिख लेंगे और 1 घंटा में इसे, तो ऐसे आप 30-35 मिनट में लिखेंगे, ज्यादा समय आप GS2 पे देंगे। ठीक है, तो कल मैं टीम को बोल दूंगा वो क्वेश्चन तैयार कर देने के लिए। ओके, गुड नाइट सर। ऐसे कौन लोग प्रोक्ति बोला सर, ऐसे क्या ऐसे नहीं, इसमें इस बार अमूर्त विषय वगैरह देंगे। लोगोक्ति का कई सारा ले चुके हैं टेस्ट। मूर्त अमूर्त जो है ना, 2 सेक्शन, खंड 1 खंड 2, उसका डालेंगे। 2 दीजिएगा कम से कम। हाँ, 2 ऑप्शन में रहेगा, तो लिखना तो एक ही है आपको। सर एक क्वेश्चन है सर। ये बोलिए सर। DI जब बनाता हूँ ना सर, तो वहाँ पे जैसे 60वीं 62वीं का बना रहा था सर आज, तो वहाँ पे ना सर डाटा नहीं रहता है, वो बस बीच में दिया रहता है बिंदु और उसको डिकोड करना पड़ता है सर। देखिए, वो उस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से टफ प्रवृत्ति के होते हैं जिसमें कि डाटा नहीं रहता है, लेकिन कोई भी DI का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें डाटा नहीं रहता है। मैं कल आपको 1-2 क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें इस तरीके का, इस प्रवृत्ति के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, जहां भी डाटा रहे नहीं रहे, DI के प्रश्न में सबसे पहला स्टेप यही है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो उस क्वेश्चन को चूज कीजिए। चूज करने के बाद उसमें बिना डाटा का DI तो हो ही नहीं सकता है। आपको प्रत्यक्ष रूप से डाटा नहीं दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें डाटा रहता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि बिना डाटा का DI होगा। बिना डाटा का DI हो कैसे सकता है? हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सारा डाटा आपके सामने पेश करके नहीं रखा है। आपको दिए गए कुछ डाटाओं में से और डाटा को निकालना पड़ता है। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं आपको सर, करना नहीं सर, पड़ेगा। वो बात मैं नहीं बोल रहा सर। मैं बोल रहा ना कि जैसे कोई लाइन ग्राफ है ना सर, लाइन ग्राफ के बीच में मान लीजिए दो लाइन है, अगर 5-10 के बीच में कोई लाइन है सर, और उसके बीच में एक बिंदु दे दिया है और उसके वहां पे कोई ये नहीं कि कितने के डिवीजन में है, और बस अपने अनुमान से उसका डाटा निकालना पड़ता है कि ये 5.1 है कि 2 है कि 3 है, क्या है ये। तो वो तो पहले होता था हिसाब। 60वीं 62वीं में देखिए ना सर, 60वीं 62वीं में ये अब ऐसा नहीं करता है वो लोग। ये बात समझ जाइए कि अब आपको क्वेश्चन उस तरीके का नहीं मिलेगा। जैसे कि क्लियर गैप दिखेगा कि 5 से 10 गया है, उसके बीच में है, तो 7.5 है, अगर वो उन्होंने वहां पे छोड़ा है। अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा ये क्वेश्चन, पहले होता था ऐसा। सर कोई सा भी कैलकुलेटर चलेगा क्या?